आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अब आज एक बार देख लें कि आप सभी को आ रही है अथवा नहीं। हमारी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है अथवा नहीं पहुंच रही है, एक बार चेक कर लें। सभी एनडीएस के कार्यकर्तागण और समर्थक मित्रगण ऑनलाइन हो जाएं और भी लाइव के इस विशिष्ट कार्यक्रम में सम्मिलित होकर न्याय के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाएं। न्याय धर्म सभा द्वारा संचालित यह न्याय स्थापना अभियान जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी लोग क्रियाशील रहें। दुर्जनों की इस वर्चस्व वाली दुनिया में सज्जनता को पुनर्स्थापित करने के लिए इस लाइव कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और यथासंभव इसे सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जहां न्याय के भूखे प्यासे लोग हजारों वर्षों से जैसे तैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्याय के वातावरण में उनका जीना मुश्किल कर रखा है। न्याय की भूख और न्याय की प्यास ने उनको तप्त कर रखा है। इस न्याय बोध से अभिसिंचित करने के लिए उनको जागरूक बनाने के लिए इस अभियान को सभी लोग उन तक पहुंचाएं। इस लाइव कार्यक्रम को जितना दूर दूर तक दिखाया पहुंचाया जा सकता है उसको लेकर जाएं। प्रयत्न करें कि जीवन में न्याय की गरिमा प्रवेश करे। न्याय धर्म सभा विगत 3 दशकों से भी अधिक समय से सामाजिक रूप से काम कर रही थी। अब इसे राजनैतिक दल के रूप में इस वर्ष से उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। जनता को अन्यायकारियों से बचाने के लिए
न्यायशील व्यवस्था आवश्यक है। न्याय स्थापना अभियान के द्वारा संचालित न्याय धर्म सभा नामक राजनैतिक पार्टी पूरी दुनिया को गुलामी से मुक्त करके मालिक बनाने का यह अद्भुत कार्यक्रम संचालित कर रही है। ध्यान रहे कि जनता को शिक्षित किया जाना, जानकार बनाया जाना बहुत आवश्यक है। अन्यथा राजनीति के नाम पर कूटनीति द्वारा जनहित का नाश करने वाले तमाम राजनीतिक दल भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में न्याय के विपरीत कार्यरत हैं और उनकी सबकी कारगुजारियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं कि जनता के साथ राजनीतिक न्याय तक प्रतिष्ठित नहीं हो सका। न्याय धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य समाज के 5% के साथ 95% को राजकीय मिल्कियत सौंपने का कार्यक्रम है। अभी तक हजारों वर्षों से 1 से 5% लोग शासन पर अपना वर्चस्व बनाए रखते हुए शेष 95% लोगों को शासनाधिकारों से वंचित करके राष्ट्रीय व्यवस्था में विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका और चौथा स्तंभ जो मीडिया है उसको भी पूर्णतः अधिग्रहित करके शेष 95% नागरिकों को शासनाधिकारों से वंचित रखा गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जिसके हाथ में शासन होगा संसाधन ले जाएगा। पुरानी कहावत है कि जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा, जिसका अभिप्राय इतना ही है कि जिसके हाथ में शासन होगा संसाधन वह पाएगा। बाकी लोग संसाधन विहीन, बेरोजगार, आर्थिक रूप से दरिद्र, सामाजिक रूप से पददलित, उपेक्षित, तिरस्कृत, अपमानित, आभाहीन जीवन जीने को विवश होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि उनको राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में न्यायोचित हिताधिकार उपलब्ध कराया जाए। न्याय धर्म सभा महालोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा 12 मताधिकार और 12 निषेधाधिकार सुलभ कराते हुए
जनता को शासनाधिकारी बना रही है। 12 वोटिंग पावर और 12 वीटो पावर जनता के हाथों को शक्तिशाली बनाने के लिए सर्वसुलभ किए जा रहे हैं, जिसमें कोई वर्ग भेद या वर्ग संघर्ष नहीं है। यह शासनाधिकार सार्वजनिक होने के कारण राज्य वर्ग को भी और प्रजा वर्ग को भी, दोनों को शासनाधिकार प्रदान करती है। इस प्रणाली में, जिसका नाम महालोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, यह राष्ट्र की संपूर्ण व्यवस्था को सार्वजनिक भागीदारी से युक्त करती है। इसकी विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका और मीडिया को भी वास्तव में लोकतांत्रिक बनाकर एक बहुत बड़े उपद्रव को शांत करती है। कूटनैतिक प्रपंच को जनता के विरुद्ध चालाकी बरतने से रोकती है। आप सभी लोग सजग हो जाएं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में सभी राजनीतिक दल जनता के साथ हजारों या कहें लाखों वर्षों से भी यह धोखा करते आ रहे हैं। कोई ना कोई गिरोह राजगद्दी हथिया लेता है, जनता को शासनाधिकारों से वंचित करके संपूर्ण जनाधिकारों को लूट लेता है। चारों जनाधिकार जनता को शिक्षा, रोजगार, सुविधाएं, आवासीय और संरक्षण को जनता से छीनकर 1 से 5% लोग अपने अधीन कर लेते हैं। संपूर्ण जन समाज वंचित रह जाता है। प्रजा वर्ग के बीच इन चारों जनाधिकारों का अभाव हो जाता है। जब जनता इन चारों जनाधिकारों से वंचित हो जाती है तो जनहित किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो पाता। जनता के बीच अशिक्षा, बेरोजगारी, बेघरी और बीमारी का वातावरण बनता है। लोग निरंतर तकलीफें उठाते हैं, दुख भोगते हैं और यह कार्य केवल अभी नहीं बल्कि प्राचीन राजतांत्रिक काल में भी होता आया है। राजकोष जो कि सार्वजनिक धन है, उस पर केवल किसी राज परिवार या किसी राज्य वर्ग अथवा किसी गिरोह विशेष का कब्जा कभी न्यायोचित सिद्ध नहीं हो सकता। राजकोष में 50 लाख करोड़ रुपयों का धन संचित होता है। टैक्स के माध्यम से जनता द्वारा इस धन को जमा किया जाता है और इसका प्रयोग जनता के हित में किया जाना अपेक्षित होता है, लेकिन यह किसी भी तरह से
जन समाज को, जिसकी आबादी लगभग 95% से भी अधिक होती है, उसको इससे हजारों वर्षों से वंचित रखा गया है। राजकोष द्वारा 25% शिक्षा बजट, 25% रोजगार बजट, 25% आवासीय सुविधा बजट और 25% अंतिम संरक्षण बजट, जिसमें चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, आश्रय, पेंशन, पीएफ इत्यादि की संपूर्ण सर्वोपयोगी सीमा तक निःशुल्क सेवाओं की सुलभता संभव होती है। लेकिन यदि यह समानुपातिक बजटीकरण इन चारों जनाधिकारों पर समान रूप से यदि वितरित ना हो, तो इस न्यायोचित वितरण के अभाव में जन सेवाओं का संचालन संपूर्ण जन समाज के लिए, सभी नागरिकों के लिए संभव नहीं रह जाता। परिणाम स्वरूप लोग अपने जनाधिकारों को खो बैठते हैं। कुछ लोगों के हाथों में यह संपूर्ण प्रभुसत्ता प्रतिष्ठित होने का एक भयंकर दुष्परिणाम सामने आता है। शासन पर जिनका आधिपत्य हो जाता है, वह चाहे अकेला एक परिवार ही क्यों ना हो, यदि अकेले किसी एक परिवार का शासन पर आधिपत्य स्थापित हो गया, तो उस परिवार का ही संपूर्ण राजकोष पर कब्जा हो जाता है और वह उसे अपनी बपौती मानकर जनधन का नाश करता है, जनहित को परास्त करता है और अपना स्वयंभू राजकीय डंडा झंडा गाड़कर संपूर्ण प्रजा को उस डंडे से ही दबाए रखता है अथवा दबाने की सफल या असफल चेष्टा निरंतर करता हुआ पूरे इतिहास में दिखाई देता है। इस भयावह ऐतिहासिक तांडव नर्तन को हम लोग जब देखते और समीक्षा करते हैं, तो किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति की रूह कांप जाती है कि ये भयावहता आखिर कैसे चलती रही और इसमें प्रजा ने कितना दुख भोगा। और ये एक दिन का विषय नहीं है, विगत हजारों वर्षों से सब इसी प्रकार चलता चला रहा है कि राजा लोग अपनी निजी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े किले, जिसमें धन का भयंकर दुरुपयोग, बड़ी बड़ी अनावश्यक सेनाएं अपने राज परिवार की रक्षा में नियोजित रखते हुए संपूर्ण प्रजा को अपना शत्रु मानकर पंच कूटनीतियों साम, छल, दंड, दान और भेद के माध्यम से जनता को परास्त करके उस पर कब्जा करते हुए इस भयावह तांडव नर्तन को अंजाम दिया जाता है। जनता घोर कष्ट भोगती है
पूरा इतिहास गवाह है कि विगत कई हजार वर्षों से जनता पूरी पृथ्वी पर दुख भोग रही है। कदाचित यह अल्प लोकतंत्र जो रूसों के द्वारा दुनिया में लाया गया, उससे राजकोष की इस लूट पर अवश्य कुछ विराम लगा। जनता को लालच फेंकने में इस राजकोष का यदा कदा कुछ अंश जनहित पर खर्च होता दिखाई दिया, लेकिन इसके बावजूद प्रायः 95% से अधिक राशि उसी 1 से 5% लोगों के हाथों में केंद्रित हो गया और आम जनता जैसे तैसे अपनी शिक्षा, अपने लिए रोजगार, अपने लिए आवासीय सुविधाएं और अपने लिए चिकित्सा आदि संरक्षण सेवाएं अर्जित करने में अत्यल्प आंशिक रूप से सफल हुई। कुछ धरने आंदोलन लोकतांत्रिक आधार पर करते हुए जनता ने अपने लिए कुछ अंश अर्जित करने में सफलता पाई। उस पर भी कहीं ना कहीं उनका दांत गड़ा ही रहता है कि शिक्षकों को अधिक वेतन क्यों दिया जा रहा है, तो 80,000 क्या करेंगे 8,000 में ही जब इनका काम चल सकता है। कई प्राइवेट में टीचर जब 8,000 में पढ़ा रहे हैं तो 80,000 अध्यापकों को सरकारी पद पर क्यों दिया जाए। इस तरह के प्रश्न उठा करके और उनको पुनः गरीबी में धकेलने के लिए शिक्षा को प्राइवेटाइज करने के नाम पर कमर्शियलाइज किया जा रहा है। वाणिज्यिक क्षेत्र में लाभ के लिए निरंतर लालायित वैश्य वर्ग को राजकीय सेवाएं जो कि जनहित के लिए संचालित होती हैं, यदि उन घोर लाभ के आकांक्षी सेठों द्वारा संचालित किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये सेवाएं वो कितनी पवित्रता पूर्वक संचालित करेंगे। अर्थात आलू प्याज की भांति मार्कशीट और प्रमाण पत्र बिकने लगेंगे। वाणिज्यिक क्षेत्र प्रॉफिट लेने के आधार पे जो काम करता है वो बच्चों को शिक्षा देने के लिए सेवा भाव कहां से लाएगा। जो लाभ के भाव से अभिभूत है, ओतप्रोत है, घोर लाभाकांक्षिता सेवा भाव का उदय कहां से होने देगी। धन लिप्सा सेवा भावी हो ही नहीं सकती। जो लोग धन लिप्सालु हैं, धन पिपासु हैं, वे ही वाणिज्यिक क्षेत्र में जाते हैं। इसमें किसे शंका है। सब जानते हैं कि मानसिक रूप से विकसित मनुष्य में मनी की भयंकर प्यास होती है। मन विषयों का जोड़ है तो विषयों के भोग के लिए धन की आकांक्षा होती है। धन बिना कोई भी विषय
उपलब्ध हो ही नहीं सकता। सभी शब्द स्पर्श रूप गंधादि पंच विषय की वासना केवल धन भंडार द्वारा ही अर्जित किया जा सकता है, यह बात सभी को ज्ञात है। ऐसी दशा में ये धन लिप्सालु लोग जनता को शिक्षा, रोजगार, सुविधा और संरक्षण देंगे, यह सर्वथा असंभव है। तो इन चारों सेवाओं को कभी कॉमर्शियलाइज नहीं किया जा सकता कि वो ये लोग इसे आलू प्याज की तरह दुकानों पर बेचें। किराने की दुकान ठीक है, चाय में समोसा, मिठाई, पकौड़ी की दुकान ठीक है, लेकिन शिक्षा की दुकान, रोजगार की दुकान, आवासीय सुविधा की दुकान की वाणिज्यिक आदमी सबके लिए सड़क बनाएगा, वाणिज्यिक आदमी सबके लिए रेल चलाएगा, वाणिज्यिक आदमी सबके लिए हवाई जहाज चलाएगा, वाणिज्यिक आदमी सबके लिए वाटर सप्लाई करेगा, वाणिज्यिक आदमी सबके लिए बिजली सप्लाई करेगा, वाणिज्यिक आदमी सबके लिए सुरक्षा सप्लाई करेगा, मतलब कि बनिया पुलिस होगा। लाभ के उद्देश्य से चलने वाली दुकान, पुलिसिया सेवा, डिफेंस की सेवा, धन लिप्सालु मनुष्य में कभी कोई सत्साहस देखा नहीं गया। धन लिप्सा से ऊपर उठे मनुष्यों में अवश्य ये सेवा भाव, संवेदनशीलता देखी जाती है, लेकिन धन का भयंकर लिप्सालु मनुष्य, उसके सामने ही बच्चे तड़पते रहें, वो कभी उनके लिए कोई काम नहीं करता, ना उनके लिए स्कूल खोलता, ना उनके लिए अस्पताल सेवा भाव से चलाता। वो तो पेट में ऑपरेशन का छुरा डालकर भी घर बिचवाता है, किडनियां निकाल के बेच सकता है। जिसके हृदय में कठोरता है वो भला इतनी संवेदनशील सेवाएं आम भोली वाली जनता को कैसे प्रदान करेगा। आलू टमाटर बेचना, टमाटो की चटनी बेचना, एक अलग बात है, और दवाइयां देना, इलाज करना, किसी का दर्द निवारण करना, वैश्यत्व तो मनोरंजन है, वो मनोरंजन बेच सकता है। दर्द निवारण तो कोई दयालु ही कर सकता है। पीड़ाओं का उन्मूलन मनोरंजन से नहीं होता। मनोरंजन से मन का रंजन हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का संस्थापन नहीं हो सकता। इसके लिए संवेदनशीलता, हृदय अर्थात छाती के गुणों का विकास चाहिए। जिनके हृदय में, जिनकी छाती में ये क्षत्रियत्व का गुण हो, ऐसे मनुष्यों को संवेदनशील सेवाओं के लिए चयनित और पदस्थ किया जाना चाहिए और उन्हें एक न्यायोचित वेतन देकर उनको सेवा भाव से काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ताकि वो किसी लाभ लिप्सा में न फंसते हुए संवेदनशीलता पूर्वक बीमारों, वृद्धों, बच्चों,
युवाओं की मदद कर सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पूरा समाज तितर बितर हो जाएगा। सब कुछ लुटाकर कोई भी सुखी नहीं हो सकता। इनके हिताधिकार सुरक्षित नहीं हैं, वे सब मारे जाएंगे, गुलाम बना लिए जाएंगे दुर्जनों के द्वारा। तो उन दुर्जनों से गुलामी के छुटकारे का ये न्याय स्थापना अभियान जनजीवन को सुंदर बना सकता है। आप सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। न्याय धर्म सभा सबको सर्वोपयोगी सीमा तक, केजी से पीजी तक पूरी संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क, पीएचडी तक सब कुछ निःशुल्क, फिर रोजगार देना अगले 25% बजट द्वारा, फिर आवासीय सुविधाएं जिसमें आवासीय भूखंड न्यूनतम 1000 वर्ग फुट से अधिकतम 2500 वर्ग फुट तक सुलभ कराना, उसमें सड़क, नाली, बिजली, पानी की सप्लाई, खेल मनोरंजन आदि की सुविधाएं सर्वोपयोगी सीमा तक निःशुल्क रूप से सुलभ कराना। इसके पश्चात अंतिम 25% बजट से चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय, पीएफ जैसी सेवाएं सर्वोपयोगी सीमा तक निःशुल्क रूप से सुलभ कराना, यही किसी राज्य का न्यायोचित कर्तव्य है, जिसका पालन विगत हजारों वर्षों से किसी भी राष्ट्र में होता हुआ नहीं दिखाई देता। जनता इन जनाधिकारों से सर्वथा वंचित है। 1 से 5% लोग ही इसके लाभार्थी हैं और शेष 95 से 99% तक लोग पूरे इतिहास में और वर्तमान की लोकतांत्रिक या राजतांत्रिक सभी प्रकार की सरकारों में विद्यमान है। 5% लोग इसका उपभोग कर रहे हैं। जब 1 से 5% लोगों के हाथ में ही सेंट्रलाइज हो जाती है तो सारी राष्ट्रीय जो कि सार्वजनिक धन है, संपूर्ण ये राजकोष एक तरीके से चंद दबंगों के हाथ में केंद्रित हो जाता है। तो जिसके हाथ में लाठी, वह इस संपूर्ण भैंस को अपने खूंटे में बांध लेता है। किलों की मोटी मोटी दीवारें, वो चाहे जिस राजा की हों, आपको इस ओर संकेत करती हैं। बड़ी बड़ी सेनाएं, आप सोचते हैं कि ये सारी सेनाएं और सारा पुलिस बल ये बाहरी शत्रुओं से लड़ने के लिए है, तो यह कदापि नहीं है। क्योंकि छोटे छोटे देशों की भी सेनाएं हैं जिनको 5 मिनट में ही कोई देश नेस्तनाबूद कर देगा। तो भी उनके यहाँ ये सेनाएं क्यों हैं और वो किस विदेशी से लड़ने की ताकत रखते हैं? तो फिर उन्होंने सेना क्यों बना रखी है या फिर किसके विरुद्ध? स्पष्ट है कि हर देश का गुंडा राजा बन जाता है और वो चूंकि प्रजा का भयंकर शोषण करता है, उसके न्यायोचित हितों का नाश करके संपूर्ण सार्वजनिक धन रूपी राजकोष को अपने कब्जे में लेकर उसका दुरुपयोग और दुर्भोग करता है, तो सबकी आंखों में खटकता है, जिससे प्रजा उससे टेढ़ी आंखों से देखती है और वो प्रजा से आतंकित होकर के और प्रजा को दबाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए तरह तरह के युद्धक हथियार, बड़े बड़े गोला बारूद, बड़ी बड़ी ढाल तलवार
और बड़े बड़े गुंडों जैसे सैनिक तैयार करके और जनता के विरुद्ध उसका इस्तेमाल निरंतर करता है, क्योंकि यह विदेशों से लड़ेगा, विदेशी हमलों से लड़ेगा, यह बात की कोई प्रामाणिकता नहीं है। अगर विदेशियों से लड़ने की सामर्थ्य हो तो ये छोटे छोटे नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की सेनाएं क्या वास्तव में अमेरिका, चीन, भारत, रूस जैसे महापावरफुल देशों की सेनाओं के साथ मुकाबला कर पाएंगे? क्या यह संभव है कि उनकी तुच्छ सी सेना और उनके छोटे छोटे हथियार क्या इनके विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए तैयार किए गए हैं? नहीं नहीं, 5 मिनट भी उनके सामने नहीं टिकेंगे। ऐसी मूर्खताई इनका राजा नहीं कर सकता। फिर भी उसने ये सब गोला बारूद और हथियार क्यों खरीद रखे हैं और क्यों बना रखा है? क्योंकि सभी देशों में वहां के राज्य वर्ग का आतंकित होना अपनी प्रजा से प्रमाणित है, और इसीलिए पूरी दुनिया में हर क्रांतिकारी को आतंकवादी कहा गया है। जब भी राज्य के विरुद्ध जीसस बोला, वो उसे आतंकी घोषित करके सीधे साधे मनुष्य को सूली पर टांग दिया गया। सुकरात को आतंकी बताकर उसे सूली पर टांग दिया गया। गांधी को आतंकी बताकर उसे गोली मार दी गई। राज्य हथियाने वाले भूखे भेड़ी निरंतर ऐसे सीधे साधे जनहितकारी सज्जनों का वध करते आए। सरदार भगत सिंह को आतंकी बताकर फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। जाने कितने लोगों को जो अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने हितों की मात्र मांग के लिए, और वो भी चर्चा मात्र के लिए, जलियांवाला बाग में जब जनता एकत्रित होती है तो उसे ये राज्य वर्ग, जो कि 1 से 5% एक डकैतों का गिरोह होता है, वह जनता के उन हितों के आकांक्षी लोगों को जलियांवाला बाग में चारों तरफ से घेर कर भयंकर शस्त्रों द्वारा मौत की घाट उतार देता है। आप सब जानते हैं कि ये सभी कांड किसी विदेशी आक्रमणकारी के द्वारा ही नहीं, बल्कि देसी गिरोहों के द्वारा भी संपन्न होते रहे। ऐसे तमाम कांड किए जाते रहे। क्यों? सुकरात को विदेशी किसी गिरोह ने नहीं मारा, गैलीलियो को विदेशी किसी गिरोह ने नहीं मारा, गांधी को विदेशी किसी गिरोह ने नहीं मारा, जीसस को विदेशी किसी गिरोह ने नहीं मारा। तो किसने मारा? उनके अपने देश के न्यायालयों ने, उनके अपने देश के इन्हीं लाठी और भैंस वाले लोगों ने। जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा, माने कि जिसके हाथ में शासन होगा संसाधन ले जाएगा। वो संसाधन उठा ले जाता है और उन संसाधनों को लूट कर भयंकर दुर्भोगरत रहता है। बिना मेहनत का फल भोगना ही दुर्भोग है। दूसरे का धन लूट कर, दूसरे का हित लूट कर उसे भोगना ही दुर्भोग है। कमाकर भोगना निश्चय ही उपभोग है, सुभोग है, सतभोग है। लेकिन ये दुर्भोग कभी सुभोग नहीं सिद्ध हो सकता।
ये कुभोग ही रहेगा, क्योंकि जनता के हितों को लूटकर उनके द्वारा निरंतर विगत कई हजार वर्षों से भोगा गया सिद्ध करता है। अब लौटें, सार्वजनिक धन सर्वहितकारी सिद्ध किया जाए, इसे ही न्याय कहते हैं। भला न्याय की इस परिभाषा से कौन इनकार कर सकता है? केवल वही जो धूर्त वर्ग है, अथवा जो भैंस जैसी स्थिति में बैठा हुआ मानव तन में मूर्ख वर्ग है। उसे, इन मूर्खों और धूर्तों को छोड़कर सभी जानते हैं कि सार्वजनिक धन सर्वहितकारी होना चाहिए। कोई एक वर्ग विशेष उसे कैसे दुर्भोग का शिकार बना सकता है? उसे न्यायोचित कैसे ठहराया जा सकता है? घर में अगर एक डब्बा मिठाई हो तो हर बच्चे बच्चे तक जाए, हर युवक तक जाए, हर वृद्ध तक जाए, हर एक सदस्य तक जाए। इसे सुनिश्चित करना ही न्यायोचित रूप से उस समूह का धर्म है। तो समूह का सामूहिक धर्म ही न्याय है, समाज का सामाजिक धर्म ही न्याय है, राष्ट्र का राष्ट्रीय धर्म ही न्याय है। इसीलिए इसके लिए न्यायालय स्थापित किया गया। लेकिन न्यायालय पर चंद गुंडों का जब प्रभुत्व स्थापित हो गया तो उन्होंने अपने चाटुकारों और अपने समर्थकों मात्र के लिए संपूर्ण पावर को सेंट्रलाइज कर लिया और न्यायालय से न्याय होना बंद हो गया। कोई भी अपने हितों के लिए न्यायालय में अर्जी लगाए, सरदार भगत सिंह न्यायालय में अर्जी लगाए कि उसका राजकोष लूटकर अंग्रेज क्यों भोग रहे हैं, तो क्या न्यायालय सरदार भगत सिंह को उनके आर्थिक हिताधिकार उस समय दे सकता था? क्या गांधी ने जब आंदोलन किया तो क्या उन्होंने भारत के हिताधिकार लौटा दिए थे? नहीं। तो गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ा। तो क्या कांग्रेसियों भारत छोड़ो, भाजपाइयों भारत छोड़ो, आम आदमी पार्टी वालों भारत छोड़ो, सपा वालों भारत छोड़ो, बसपा वालों भारत छोड़ो, क्या जनता को पुनः न्याय धर्म सभा के प्लेटफॉर्म से इन लोगों से भारत छुड़वाने का कार्यक्रम चलाना पड़ेगा कि भारत छोड़ दें? क्या ऐसा आंदोलन पुनः करना पड़ेगा? अब इसे समझ लें कि क्या न्याय धर्म सभा इन अन्यायी आतताइयों से राष्ट्र को, जनता के हित को कैसे बचाए कि जनता को शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण सुलभ करा सके। एक ही सूत्र है कि जनता को मालिक बनाया जाए, शासन में भागीदार बनाया जाए और सार्वजनिक भागीदारिता पर आधारित महालोकतांत्रिक शासन प्रणाली को प्रतिष्ठित किया जाए। इसे ही प्रचारित, प्रसारित, प्रकाशित और प्रतिष्ठित करके जनता के हाथों को मजबूती मिलेगी, जिससे ये अपने लिए समान रूप से शिक्षा, समान रूप से रोजगार, समान रूप से आवासीय सुविधाएं और समान रूप से चिकित्सा आदि संरक्षण सेवाएं प्राप्त कर सकें। उस राजकोष के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि ऐसा दुर्गम हो चुका है तमाम इस गुंडों गिरोहों का भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व पर कब्जा है। इन 1 से 5% बदमाशों से समाज को कैसे बचाया जाए, 95 से 99% आदमी के हिताधिकारों को कैसे सुरक्षित और सुनिश्चित किया जाए, इस पर सभी लोग चिंतन करें। न्याय धर्म सभा के इस सुचिंतित
न्याय स्थापना अभियान में अपनी सहभागिता अर्जित करें और अपने ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाले इस विशिष्ट न्याय स्थापना अभियान के सहभागी बने। आप सभी इसके लिए आमंत्रित हैं और जो भी शिक्षित अशिक्षित लोग इस महान न्यायोचित बात को समझ सकते हो, समझ रहे हो, वे लोग इसे अतिशीघ्र ज्वाइन करें, न्याय धर्म सभा से जुड़ें, एनडीएस की जय को सुनिश्चित करें। इस सत्यात्मक अभियान को निश्चित रूप से, जो कि अपराजेय है, पूर्णतः सत्य है, इसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। कोई भी मूर्ख या धूर्त आकर के उस 1 से 5% गिरोह का सार्वजनिक रूप से इस पर बहस नहीं कर सकता। उसकी दुष्टता उसके बहस के दौरान स्वतः पूरी दुनिया देख लेगी। तो वे लोग छिपते रहेंगे, छिप करके अपने कूटनैतिक प्रपंचों को अथवा उनकी भाषा में षड्यंत्रों को अंजाम देते रहेंगे। साम छल दंड दान भेद की नीति के द्वारा मछुआरा बनकर जनता को मछली समझकर उसका शिकार करते रहेंगे, उसके अधिकारों को छीनते रहेंगे और जनता अशिक्षित, बेरोजगार, असुविधाग्रस्त और बीमार, असुरक्षित रहते हुए घुट घुट कर जीवन जिएगी और तड़प तड़प कर मरेगी। यही इसका इतिहास रहा है। अभी इतिहास और वर्तमान में चल रही इस भयंकरता को भविष्य न बनने दिया जाए, इसे यथाशीघ्र विराम दिया जाए और बदमाशी की दुनिया को समाप्त करने के लिए इस महान लोकतांत्रिक प्रणाली को लागू करने में एकजुट हुआ जाए। समाज को इस भयंकर बोझ से बचाया जाए, इन पापियों और आतताइयों से जनहित की रक्षा की जाए, उनसे बचाया जाए इनको। जनता निश्चित रूप से जनार्दन है, इसे सिद्ध किया जाए। यदि ईश्वर अंश जीव विनाशी है तो फिर इस पर इतना अत्याचार क्यों ढाया गया, इसके हितों को क्यों लूटा गया? जब ये भी ईश्वर का अंश है, तुम भी ईश्वर के अंश हो, तो दोनों समाधिकारी होने चाहिए थे। लेकिन तुम समाधिकारी कहां सिद्ध हुए? तुम तो अत्याचारी, बदमाश, दुर्व्यवहारी सिद्ध हुए। तो 1 से 5% लोग अब अपने अत्याचार को रोककर, अपनी दुष्टता को त्याग कर और न्याय के पथ पर आ जाएं। इस बात को एक अपील की तरह लें और जनता एक चुनौती की तरह ले। शोषित जनता इसे एक चुनौती समझे कि हाँ, इन दुर्जनों से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए, जो कि घोर अन्यायी है। उनके सबके, इन सभी पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में कहीं भी आपको न्याय का कोई अंश नहीं मिलेगा। उसे पढ़ करके आप देख सकते हैं। अगर ये न्याय को ये समाहित किए होते तो न्याय धर्म सभा जैसी पार्टी का उदय ही नहीं होता और ना इसकी आवश्यकता पड़ती। न्याय धर्म सभा तो विगत
30-32 सालों से सामाजिक तल पर काम कर रही थी, जन चेतना को जगा रही थी न्याय के लिए, और इन पार्टियों को लगातार ये सब राइटिंग में रजिस्टर्ड पत्रों के माध्यम से देती रही है। ये छिपे हुए बदमाश गिरोह जो कि पार्टियों के नाम से चल रहे हैं, ये एकजुट होकर पूरी दुनिया को अपने इस मकड़ जाल में फांसे हुए हैं। तो इनसे सावधान होकर लोग अपने अपने हितों की रक्षा के लिए कमर कसें। प्राचीन एक भारतीय सनातन धर्म ग्रंथ का वचन है, न वै राज्यम न राजासीन न च दंडो न दांडिकः धर्मेण प्रजा सर्वे रक्षन्ते स्म परस्परम। प्राचीन काल में सतयुगीन वातावरण में पहले न कोई गुलाम बनाने वाले राजा था, न गुलाम बनाने वाली कोई राजकीय प्रणाली थी, न कोई दंड विधान था, न कोई दंडाधीश था। तो समाज कैसे चलता था? वर्णन आता है, धर्मेण एव प्रजा सर्वे रक्षन्ते स्म परस्परम। न्याय धर्म के द्वारा प्रजा पारस्परिक सहमति पूर्वक अपने हितों की रक्षा करती थी। तो ये जो पारस्परिक आधार पर जनता स्वयं ही जनमत के आधार पर, पारस्परिक सहमति के आधार पर रक्षन्ति स्म परस्परम, रक्षन्ति स्म परस्परम, इसमें था के लिए होता है। जनता पारस्परिक सहमति के द्वारा ही अपने हितों की रक्षा कर लेती थी, अपने न्यायोचित हितों की रक्षा कर लेती थी। उनके जो न्यायोचित हित थे, जो उनका हक था, वो जनता पारस्परिक सहमति से, जनमत के द्वारा ही व्यवस्था के नियम नीति निर्णय यदि पारित और खारिज होते रहें तो इसे कहते हैं रक्षन्ते स्म परस्परम। तो ये भारतीय चिंतना इस महान लोकतांत्रिक प्रणाली को धारण करके सतयुग तक गई थी। महाभारत का ये श्लोक उसी की सूचना देता है। इस श्लोक में है नहीं कहा गया है, आसीत आसीत, था, अस्ति अस्ति नहीं कहा गया है, आसीत आसीत आसीत, इस्म आसीत, ये था भूतकालिक शब्द हैं। संस्कृत के भाषाविद लोग इसे जानते हैं। न वै राज्यम न राजासीन न च दंडो न दांडिका, ये भूतकालिक बताया जा रहा है। पहले माने सतयुग में कलयुग द्वापर त्रेता से पहले ये महान लोकतांत्रिक शासन प्रणाली मौजूद थी। तब किसी दंड विधान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। जब जनता के वोटिंग से होगा सब कुछ, तो दंड किसके लिए और क्यों? जनता ने परस्पर वोट देके अपने नियम नीति निर्णय खुद ही पारित खारिज कर लेती है। तो किसको आतंकित करने के लिए ये ऐसा करेगी? पारस्परिक हितों की रक्षा जनता स्वयं कर ले, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। न वै राज्यम न राजा सिंह न च दंडो न दांडिका धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ते स्म परस्परम। यह महाभारत का एक श्लोक है जो पूर्व काल की बात कर रहा है। पूर्व माने उससे पहले, जब ये कलयुग द्वापर त्रेता जैसे जो काल हैं, ये पतित युग है जिसमें सत्य का अंश ने, सत्य ही धर्म, योग वैसा धर्म सत्यम वही तत्।
धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से भिन्न कोई धर्म होता ही नहीं है, तो सतयुग माने धर्मयुग होता है। तो जब धर्म का युग होता है तो धर्मेण प्रजा सर्वे रक्षन्ते परस्परम सर्वत्वमिति सत्यम। तो सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए धर्म के द्वारा ही प्रजा पारस्परिक सहमति पूर्वक माने पब्लिक वोटिंग के द्वारा सभी के हिताधिकार सुरक्षित हो जाते थे। पुनः इस महान प्रणाली को वापस लाया जा रहा है। भारतीय यह शाश्वत और सनातन धर्म की प्रणाली है जो सबको शासनाधिकार देती है और कहती है पारस्परिक रूप से अपना शासन चलाओ, पारस्परिक सहमति से अपना शासन चलाओ, पारस्परिक जनमत सिद्ध करो अपने बीच में, परस्पर आपस में मिलकर सभी लोग मिलकर के मतदान करो और जो भी पालित या खारिज हो जाए बहुमत से उसको स्वीकार करो। जिस नियम के पक्ष में बहुमत सिद्ध हो जाए उसको लागू करो, जिस नियम के विपक्ष में चला जाए उसे हटाओ। तो पालित खारिज का अभिप्राय है। तो सभी नियम नीति निर्णय, विधायिका के नियम, मंत्रियों की नीति और जजों के, न्यायाधीशों के द्वारा किया गया निर्णय, इसकी जनमत द्वारा क्रॉस चेकिंग करो कि ये सर्वहितकारी है कि नहीं। तो जब इसकी स्वीकार्यता को ढूंढवाओगे जनता के बीच में तो पता चल जाएगा कि सर्वहितकारी ये हुए हैं कि नहीं फैसले, नियम नीति निर्णय। तो उनको बहुमत चेक करो, बहुमत उनके पक्ष में होने पर लागू कर लो और विपक्ष में होने पर उनको बाहर करो। इस तरह से एक महान लोकतांत्रिक प्रणाली का उदय होगा जिसमें सभी लोग शासन में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सकेंगे। ये महान लोकतंत्र आप सभी का इंतजार कर रहा है। न्याय स्थापना के लिए इस महान लोकतंत्र को लाना होगा। तभी 110 न्याय प्रस्ताव जो कि 111 में से अन्य महान लोकतांत्रिक प्रणाली से भिन्न ये 110 और न्याय प्रस्ताव हैं, ये जनता द्वारा स्वयं फिर लागू, पारित और खारिज किए जा सकेंगे। इसलिए इस महान लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रस्ताव को जो कि 53 नंबर है न्याय धर्म सभा का न्याय प्रस्ताव, उसको लागू करने का एकमात्र ये न्याय धर्म सभा का राजनीतिक कैंपेन चल रहा है। इसे मंजिल तक पहुंचाकर न्याय धर्म सभा पूरी तरह से शांत हो सकती है और जनता इसका आनंद ले सकती है। सभी पार्टियां हमेशा के लिए अपनी बेईमानी से मुक्त हो जाएंगी जिस दिन ये महालोकतांत्रिक प्रणाली, शासन प्रणाली लागू होगी। जनता द्वारा ही सब पारित खारिज होने लगेगा। इन दलों का, इन नेताओं का सारा दलदल सूख जाएगा, बेईमानी समाप्त हो जाएगी और जनहित प्रतिष्ठित हो जाएगा स्वतः, क्योंकि जनता अपने विरुद्ध, अपने हित के विरुद्ध जनता कोई मतदान क्यों करेगी? पारस्परिक सहमति से जब करेगी तो जो उसके हित में होगा उसी को वो पारित अथवा खारिज करेगी। ये बिल्कुल सुनिश्चित बात है। तो आप देखें ये बहुत महान अभियान है। सभी लोग इससे निरंतर एक दूसरे को जोड़ते रहें, घर घर तक जाएं, जन जन तक पहुंचाएं। इसकी निश्चित रूप से विजय होनी तय है। न्याय धर्म सभा इसी प्रस्ताव को पारित करके बाकी सब जनता को 110 बाकी प्रस्ताव दे करके उनको शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण आदि चारों जनाधिकार अपने से ही अर्जित कर लेने के रास्ते साफ कर देंगे। इस तरह से ये भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया धन्य हो जाएगी। इसलिए इसका जल्दी से जल्दी सभी लोग प्रचार प्रसार करो, जल्दी से अपनी सरकार बनाओ और जल्दी से इन बेईमान राजनेताओं, राजनीतिक दलों से छुटकारा पाओ। इन अन्यायकारी गिरोहों से मुक्ति का एक सूत्री कार्यक्रम है कि जनता के हाथों में शासन का ये पावर, ये शक्ति दे दी जाए और जनता स्वयं अपने भाग्य का विधान करे, जनता स्वयं अपना भाग्य गढ़े। आप सभी का धन्यवाद जो इस लाइव से जुड़े और जिन्होंने सब जन जन तक इतनी महत्वपूर्ण बात को पहुंचाया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज का समय समाप्त हुआ है तो
यहीं पर इसे विराम दिया जाता है। अगले रविवार को हम लोग पुनः 8 बजे प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए